गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दो सेक्शन बचे हैं वो देख लेते हैं और फिर अर्ली बर्ड अपनी कंक्लूड हो जाएगी। तो स्पेशल नोटिस का एक 115 बचा है और 111 बचा है, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। तो मैं सोच रहा था पहले 111 देखते हैं फिर 115 पे आएंगे। हाँ बोलो, कोई डाउट? हाँ, अच्छा स्क्रीन। तो पहले हम 111 पे आते हैं। ये 11 पृष्ठ क्रमांक 11.30 में आपको दिखेगा 111, जिसको अभी हमको डिस्कस करना है। तो क्या बताता है 111? 111 बोलता है, जैसे सेक्शन 100 था, सेक्शन 100 में हमने क्या देखे थे? हमने देखे थे अगर 10% ऑफ द मेंबर्स को लगता है कि हमने मीटिंग बुलाना चाहिए तो उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाने का एक अधिकार था। याद है? भूल गए? याद है सेक्शन 100? 100 देखने के बाद ही हम 111 देख सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छे से। कभी कभी क्या होता है, हमको मीटिंग बुलाने का अधिकार तो है, एज पर सेक्शन 100 हमको यह अधिकार है कि हम नोटिस भेजने को बोल सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिक्विजिशन डिपॉजिट करेंगे, वो नोटिस भेजेंगे, फिर मीटिंग बुलाई जाएगी। पर कभी कभी ऐसा होता है मीटिंग होने ही वाली है, हमको पता होता है कई बार कि मीटिंग तो होने वाली है। जैसे अभी अगस्त चल रहा है, तो मुझे पता है सितंबर में तो वैसे ही एजीएम होगी। तो जब एजीएम होने ही वाली है तो मैं जबरदस्ती सेक्शन 100 में एक मीटिंग बुलाने बोलूं, ये थोड़ा लॉजिकल नहीं लगता, क्योंकि मीटिंग ऑलरेडी एजीएम होने वाली है। तो क्यों ना मैं अपना रेजोल्यूशन इस मीटिंग में ही पास करवा लूं। इसके लिए एक सेक्शन दिया गया है, सेक्शन 111। तो सेक्शन 111 ये ऑल्टरनेटिव है, जब आपको सेक्शन 100 यूज नहीं करना है उसके जगह आप 111 यूज कर सकते हैं। तो जब मीटिंग होने ही वाली है, आपको एक अंदाज है, क्योंकि सितंबर में होती है तो आपको पता ही चाहिए एजीएम होगी, तो अपन काय को ईजीएम बुलाओ सेक्शन 100 का पावर यूज करके। तो हम 111 में सिर्फ इतना बताएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि जो आपकी मीटिंग होने वाली है उसमें हम भी ये रेजोल्यूशन पास करवाना चाहते हैं। तो वही सिमिलर चीज है, लेकिन हमको यहाँ एक रेजोल्यूशन पास करवाना है। तो एक ईजीएम बुलाने के बदले जो मीटिंग होने वाली है वो कोई भी हो सकती है, हो सकता है एजीएम होने वाली है या हो सकता है ईजीएम ही होने वाली है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सोचा था चलो नाम बदलना है, तो एक ईजीएम होने ही वाली थी, उसमें हम वही रेजोल्यूशन को पास करवा सकते हैं। तो जबरदस्ती दो मीटिंग बुला के मतलब नहीं है। तो 111 का इस्तेमाल हम कर सकते हैं जब ऑलरेडी एक मीटिंग होने वाली है। तो पहले थोड़ा पढ़ते हैं, फिर मैं इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आपको बता देता हूं। दो केस में आप ये सेक्शन 111 का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बोलते हैं? द कंपनी शैल, अगेन यहां पे आपको सिमिलर वर्ड्स दिखेंगे जैसे सेक्शन 100 में है। कंपनी शैल ऑन रिक्विजिशन इन राइटिंग ऑफ सच नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने? सच नंबर ऑफ मेंबर्स एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 100। सेक्शन 100 में हमने जो देखे थे उतने ही लोगों को ये भी पावर रहना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जितने लोग ईजीएम बुला सकते हैं उतने ही लोग रेजोल्यूशंस पास करवा सकते हैं। तो उतने लोगों को जितने अंडर सेक्शन 100 अलाउ किए गए हैं, 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, ये हमने ऑलरेडी पढ़े थे। इसका मतलब है 10% ऑफ द मेंबर्स एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग। तो ये लोग ईजीएम बुला सकते हैं। अगर इनको लगता है ईजीएम बुलाने के बदले जो मीटिंग हो रही है उसी में अपना रेजोल्यूशन अपन मूव कर देते हैं, तो ये लोग एक रिक्विजिशन जमा करेंगे कंपनी के पास और बोलेंगे कि कंपनी शैल गिव नोटिस टू द मेंबर्स ऑफ एनी रेजोल्यूशन, कि ये रेजोल्यूशन भी पास कराया जाए, विच मे बी मूव्ड प्रॉपरली मूव्ड एंड इज इंटेंडेड टू बी मूव्ड एट द मीटिंग। तो ईजीएम बुलाने के बदले हम कंपनी के पास रिक्विजिशन डिपॉजिट कर सकते हैं। दो चीजों के रिक्विजिशन हो सकते हैं। तो ये जो रिक्विजिशनिस्ट है, सेक्शन 111 देख रहे हैं हम, इसमें रिक्विजिशनिस्ट कितने होते हैं? तो एज मेंशन
अंडर सेक्शन 100 यानी 10%। इन लोग कंपनी को रिक्विजिशन जमा करके देंगे। रिक्विजिशन इन राइटिंग। तो हमने रिक्विजिशन इनके पास जमा कर दिया। रिक्विजिशन जब जमा हो जाएगा, इसके बाद कंपनी क्या करती थी, तो कंपनी मीटिंग बुलाती थी ईजीएम में। बट यहां पे मीटिंग तो होने ही वाली है। ये रिक्विजिशन हम दो चीजों का कर सकते हैं। एक चीज हम रेजोल्यूशन सर्कुलेट करवा सकते हैं, और रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन पास करवाना है तो उसका रिक्विजिशन होता है। कभी कभी हम चाहते हैं कि हम पूरा रेजोल्यूशन तो पास नहीं करना चाहते, बट जो एक रेजोल्यूशन पास होने वाला है, जैसे समझो कोई डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट होने वाला है, तो हम चाहते हैं इससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट सर्कुलेट किया जाए, हम कोई जानकारी देना चाहते हैं। हम पूरा रेजोल्यूशन पास नहीं करना चाहते, बट रिक्विजिशन है फॉर सर्कुलेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। तो ये दो चीजों की बात की गई है। सबसेक्शन 1 में अगर आप पढ़ोगे तो दो चीजें दिखती हैं। एक दिखता है रेजोल्यूशन पास करवाना है आपको, तब आप इस सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा दिखता है आपको पूरा रेजोल्यूशन तो पास नहीं करवाना है, बट आपको कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट सर्कुलेट करवाना है, तब भी आपको सिमिलर चीज देखने को मिलेगी। तो सेक्शन की वर्डिंग्स पढ़ते हैं फिर से। क्या लिखा है? कंपनी की जिम्मेदारी रहेगी, कंपनी को क्या करना है, तो कंपनी शैल, अगर रिक्विजिशन डिपॉजिट होता है सच नंबर ऑफ मेंबर्स का जितने 100 में बताए हैं, उनका रिक्विजिशन जमा हो गया, तो शैल गिव नोटिस टू द मेंबर, अ कंपनी शैल गिव नोटिस टू द मेंबर्स। किस चीज का? ऑफ एनी रेजोल्यूशन विच मे बी प्रॉपरली मूव्ड एंड इज इंटेंडेड टू मूव एट द मीटिंग। तो जो रिक्विजिशनिस्ट रेजोल्यूशन पास करवाना चाहते हैं उसका नोटिस दिया जाएगा। एंड हो सकता है वो पूरा रेजोल्यूशन पास नहीं करवाना चाहते, बट टू सर्कुलेट टू एनी मेंबर एनी स्टेटमेंट, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट सर्कुलेट करवाना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मैटर्स रेफर्ड टू इन द प्रपोज्ड रेजोल्यूशन और बिजनेस। जो कोई रेजोल्यूशन पास होने वाला है उससे रिलेटेड मैं कोई जानकारी देना चाहता हूं, मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताना चाहता हूं, तो ऐसे केस में मैं ये भी डिपॉजिट कर सकता हूं। तो रिक्विजिशनिस्ट दो चीज करवा सकते हैं, एक तो मीटिंग होने वाली है उसमें रेजोल्यूशन पास करवाना, दूसरा वो रेजोल्यूशन नहीं पास करवाना चाहते बट कोई पर्टिकुलर डिसीजन से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर जानकारी देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑडिटर है, ऑडिटर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा के पॉइंट्स बताना चाहते हैं, वो जो रिक्विजिशनिस्ट को लगता है कि जरूरी है, ये चीजें पता होना चाहिए, इसके बाद वोटिंग होना चाहिए, तो ये चीज भी कर सकते हैं। तो ये दो चीजों के लिए सेक्शन 111 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप 100 का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। 100 क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमको पता है ऑलरेडी ये मीटिंग होने वाली है, तो हम यहीं पे सर्कुलेट करवा लेंगे, ठीक है, अलग से ईजीएम नहीं बुलाएंगे। 111 हम तब यूज करते हैं जब 100 यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मीटिंग ऑलरेडी होने वाली है, तो जबरदस्ती एक और ईजीएम नहीं बुलाते हैं। फिर क्या बोला है? पहले तो बोल दिया है कि जैसे ही रिक्विजिशन आया वैसे ही कंपनी शैल गिव नोटिस टू दी मेंबर्स। ये मेंबर्स हैं, तो रिक्विजिशनिस्ट भी मेंबर्स होते हैं बट वो लिमिटेड हैं, कुछ लोग हैं, ये सब मेंबर्स रहेंगे। फिर इनको नोटिस भेजना है। फिर नोटिस में लिखा रहेगा कि हमारे पास ऐसा रिक्विजिशन जमा हुआ है जिसमें ये रिक्विजिशनिस्ट ये भी रेजोल्यूशन पास करवाना चाहते हैं, तो ये लिखा होगा। या फिर उसमें ये लिखा होगा कि एक स्टेटमेंट सर्कुलेट करने के लिए इन्होंने रिक्विजिशन डिपॉजिट किया है, तो वो नोटिस में जानकारी दी जाएगी कि वो स्टेटमेंट कौन सा है, स्टेटमेंट को सर्कुलेट करना पड़ेगा। फिर तो ये दो चीजें करने का अधिकार देता है सेक्शन 111, इसीलिए उसका नाम है सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। तो जब मेंबर्स को रेजोल्यूशन पास करना है बट ईजीएम बुला के मतलब नहीं है, ऑलरेडी मीटिंग होने वाली है, तो उसी मीटिंग में ये राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर एक एग्जम्पशन दिया है, एग्जम्पशन फ्रॉम सर्विंग नोटिस। सेक्शन 111(2) बोलता है ये नोटिस कब भेजेंगे, तो एक टाइम लिमिट की बात करते हैं। तो यहां पे आपको एक टाइम लिमिट देखने को मिलेगी, अगर ये टाइम के बियॉन्ड आता है रिक्विजिशन तो सर्कुलेट नहीं किया जाएगा। तो कंपनी शेल नॉट बी बाउंड अंडर दिस सेक्शन, तो पहले बाइंड करता है सब सेक्शन 1, शैल बोला है कंपल्शन है, फिर बोल दिया है
कि कंपनी के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं आएगी, कंपनी बाइंड नहीं होगी अंडर दिस सेक्शन टू गिव नोटिस ऑफ एनी, ना ही रेजोल्यूशन सर्कुलेट करने की जिम्मेदारी आएगी, ना ही टू सर्कुलेट एनी स्टेटमेंट। दोनों चीज सर्कुलेट करने की जिम्मेदारी नहीं है अगर ये टाइम लिमिट के बाहर गया है वो रिक्विजिशन। तो दो टाइम लिमिट दिखेगी आपको, अ कॉपी ऑफ रिक्विजिशन, तो रिक्विजिशन जब हम जमा कर रहे हैं, साइंड बाय द रिक्विजिशनिस्ट, और टू और मोर कॉपीज विच बिटवीन देम कंटेन सिग्नेचर्स ऑफ ऑल। तो एक ही व्यक्ति भी पूरे रिक्विजिशन जमा कर सकता है, एक ही लेटर में सब लिख के भेज दो, या 4-5 लोग अलग अलग रिक्विजिशन जमा करें, ये भी चलेगा। एग्रीगेट 10% होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सेम है जैसा सेक्शन 100 में था। इज डिपॉजिटेड एट आरओ, तो रिक्विजिशन कब तक डिपॉजिट होना चाहिए? इज डिपॉजिटेड एट आरओ, एक तो रजिस्टर्ड ऑफिस में डिपॉजिट करो, तो ये जाहिर सी बात है जितने भी कम्युनिकेशंस होते हैं ये सब रजिस्टर्ड ऑफिस में ही किए जाते हैं। इन केस ऑफ रिक्विजिशन रिक्वायरिंग नोटिस ऑफ अ रेजोल्यूशन, अगर आप रेजोल्यूशन पास करवाना चाहते हैं नॉट लेस देन 6 वीक्स बिफोर द मीटिंग, तो 6 वीक्स बिफोर आना चाहिए, ठीक है, नॉट लेस देन 6 वीक्स बिफोर, कम से कम 6 हफ्ते पहले आना चाहिए। तो आपकी मीटिंग है वहां से कम 6 हफ्ते पहले ही आना चाहिए। सितंबर में मीटिंग होगी मुझे पता है, तो मैंने रिक्विजिशन कम से कम उससे 6 हफ्ते पहले, यानी लगभग 1.5 महीना पहले मैंने ये जमा कर देना चाहिए, ठीक है। तो 6 वीक्स का टाइम यहाँ पे बताया है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं सेक्शन 100 से, तो वहां भी वो 45 डेज का टाइम था, आप देखो 45 डेज का वहां पे टाइम दिया गया था, एटलीस्ट उतना टाइम तो मिलता है उनको, ठीक है, तो उतने टाइम के अंदर वो मीटिंग लेते थे। तो यहाँ भी लगभग वही निकल के आता है, 30 दिन प्लस 15 दिन, यानी 14 दिन पकड़, वही लगभग सिमिलर टाइम निकल के आता है, ठीक है। तो ये कहीं लिखा नहीं है, ये आपको जब समझना है ना, तो अगर मैंने बैकग्राउंड आपको बता दिया तो इजीली समझेगा। अगर मैं आपको बताऊंगा ही नहीं कि ये सेक्शन 100 का ऑल्टरनेटिव है, तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। तो ये एक टेक्निकल सेक्शन है, थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है, बट अगर आप बैकग्राउंड ध्यान में रख के पढ़ोगे तो कोई डिफिकल्टी नहीं लगेगी, एकदम सिंपल सेक्शन है। तो क्या करना है, डिपॉजिट करना है। अगर रेजोल्यूशन सर्कुलेट करवाना है आपको, तो आपके पास टाइम लिमिट है 6 हफ्ते की, रेजोल्यूशन 6 हफ्ते पहले जमा होना चाहिए। एंड इन केस ऑफ एनी अदर रिक्विजिशन यानी कौन सा आएगा? तो दो चीज थी इसमें, या तो रेजोल्यूशन सर्कुलेट करो या फिर स्टेटमेंट। अदर रिक्विजिशन यानी स्टेटमेंट, जब सिर्फ स्टेटमेंट सर्कुलेट करना है, आप पूरा रेजोल्यूशन नहीं पास करवाना चाहते, आप सिर्फ कोई जानकारी सर्कुलेट करवाना चाहते हैं, ऐसे केस में 2 हफ्ते पहले भी जमा करोगे तो चलेगा, तो 2 वीक्स बिफोर द मीटिंग। तो आपको पता है ये सब रेजोल्यूशंस होने वाले हैं, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट सर्कुलेट करना है, तो 2 हफ्ते का टाइम है। तो दोनों के लिए अलग अलग टाइम है। अगर आप रेजोल्यूशन पूरा का पूरा सर्कुलेट करवाना चाहते हैं, तो आपकी जब मीटिंग होगी, समझो यहां मीटिंग है, तो यहां से एटलीस्ट 6 वीक्स के पहले रिक्विजिशन डिपॉजिट होना चाहिए, यहां पे डिपॉजिट होना चाहिए विद इन दिस पीरियड, यहां आना चाहिए। इसके बाद आएगा तो ये वैलिड नहीं है, रिक्विजिशन कम से कम 6 हफ्ता पहले आना चाहिए, ये एक कंडीशन। दूसरा, अगर सिर्फ सर्कुलेशन ऑफ स्टेटमेंट करना चाहते हो आप, तो यहां पे टाइम लिमिट अलग बता दी, यहां बोल दिया कि आप अगर 2 हफ्ते पहले भी कर देते हैं तो दैट विल बी, यहां अगर आपकी मीटिंग है, यहां से 2 हफ्ते पहले, इसके पहले कभी भी आप रिक्विजिशन जमा कर दो, तो विद इन दिस पीरियड आपको रिक्विजिशन जमा कर, ठीक है। तो स्टेटमेंट सर्कुलेट करना है तो आपको 2 वीक्स का टाइम दिया है, रेजोल्यूशन पूरा का पूरा आप पास करवाना चाहते हैं तो 6 हफ्ते पहले आपको ये करना चाहिए, ठीक है। तो ये टाइम लिमिट बताई गई है। अब यहां पे देखो, कंपनी कभी कभी जानबूझ के भी गड़बड़ कर सकती है। आप अगर टाइम लिमिट्स ध्यान से समझते हैं, तो यहां क्या दिया है कि 6 हफ्ते पहले जमा होना चाहिए रिक्विजिशन। तो कंपनी की मीटिंग होती है सितंबर में, मुझे पता है कि लगभग आखिरी में करते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है, कंपनी की प्रैक्टिस होती है रेगुलर कि वो लोग मीटिंग एक पर्टिकुलर हफ्ते में ही लेते हैं। तो हर साल वैसे ही होता है, तो हमको एक अंदाज होता है, जैसे सबसे पहले जो मीटिंग होंगी आईटी कंपनी सबसे पहले ले लेती हैं एजीएम वगैरह, तो एक एक करके मीटिंग्स होती रहती हैं। अब मुझे एक अंदाज है कि अपनी कंपनी की मीटिंग होती है सितंबर में आखिरी हफ्ते में, तो 25 से 30 के बीच में कभी वो सितंबर में मीटिंग लेते हैं।
तो मैंने रिक्विजिशन डिपॉजिट कर दिया था और मैं चाहता था मेरा भी रेजोल्यूशन पास हो। यहां अब कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी जानबूझकर गड़बड़ कर सकती है। क्या कर सकती है, तो मैंने एक अंदाज लगाया था कि यहां मीटिंग होगी, तो ये मेरा एक अंदाज था। ठीक है, तो मैंने एक सोचा था कि ये एक्सपेक्टेड है कि यहां पे मीटिंग होगी, इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने एक डेट ले लेते हैं अपन, मान लो मीटिंग होगी, समझो 30 सितंबर ही पकड़ लेते हैं, 30 सितंबर को मीटिंग होगी, ये मुझे लग रहा था, क्योंकि लगभग अपना वैसे ही होता है, एकदम आखिरी के 2-3 दिन में मीटिंग होती है। तो मैंने मान लिया था 30 सितंबर को मीटिंग होगी, या अगर थोड़ा आपको बफर रखना है तो 25 मान लो। तो हमको लग रहा था 25 सितंबर तक मीटिंग हो जाएगी, तो हमेशा 25 वगैरह 30 वगैरह तक होती है, तो इस बीच हो जाएगी, ये अपने को पता है। तो मैं इस सेक्शन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे 1.5 महीना पहले इनको रिक्विजिशन जमा कर दूंगा। समझो मैंने जुलाई में ही कर दिया, अगस्त तक भी नहीं रुका, मैंने यहाँ पे 6 वीक्स पहले, समझो कहीं जुलाई में, समझो 15 जुलाई को मैंने रिक्विजिशन जमा कर दिया। अब 15 जुलाई को जमा किया तो ये बराबर टाइम है, 6 हफ्ता पहले है। ठीक है, अब क्या हुआ, जानबूझकर कंपनी नहीं चाहती थी कि ये डिपॉजिट करना पड़े या ये सर्कुलेट करना पड़े, तो कंपनी क्या करती है, जानबूझकर ये सोचती है कि अपन 25 सितंबर को मीटिंग बुलाने के पहले पहले ही बुला लेते हैं, अपन यहाँ पे बुला लेते हैं। तो इन्होंने डिसाइड किया कि अपन सीधा सीधा मीटिंग बुला लेते हैं 17 अगस्त को। अब 17 अगस्त हो गया, यानी 4 हफ्ते ही हुए, जबकि हमारा रूल क्या बोलता है, 6 हफ्ता पहले होना चाहिए। बट कंपनी ने एक्चुअल मीटिंग यहां पे कॉल किया, यानी कॉल, मीटिंग होल्ड करना है बोल सकते अपन, मीटिंग ये एक्सपेक्टेड था, ये एक्चुअल हो गया, एक्चुअल मीटिंग इन्होंने इस तारीख को रख दिया 17 अगस्त को। अब कंपनी क्या बोलेगी, कंपनी जानबूझकर मुझे बोलेगी कि देखो शर्मा जी, आपका रिक्विजिशन तो 4 हफ्ते पहले नहीं आया और अब हम ये सर्कुलेट नहीं करेंगे, तो यहां तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए एक रूल और लिख दिया आगे, उन्होंने क्या बोल दिया, अगर आपने रिक्विजिशन जमा किया के बाद अगर मीटिंग कॉल करते, और ये मीटिंग फिर अगर आप 6 हफ्ते के अंदर भी कॉल कर लोगे, भी आपको ये सर्कुलेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है 21 क्लियर डेज का नोटिस लगता है, उन्होंने वो कैलकुलेट करके बराबर डाल लिया मीटिंग। तो यहाँ पे भले ही मेरा जो रिक्विजिशन है इट इज नॉट बियॉन्ड 6 वीक्स, 6 हफ्ते पहले नहीं आया, बट फिर भी कंपनी इज बाउंड टू सर्कुलेट। तो ये रूल जानबूझकर बनाया गया क्योंकि कंपनी अवॉइड कर सकती है, कंपनी ये बोल सकती है आपका रिक्विजिशन तो टाइम बार्ड है, हम इसको सर्कुलेट नहीं करेंगे, और इसीलिए रूल बना दिया, अगर आपने पहले रिक्विजिशन जमा किया था, बाद में मीटिंग कॉल की गई और जानबूझकर पहले की गई है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये 6 हफ्ते का टाइम नहीं हुआ तो हम ये सर्कुलेट नहीं करेंगे। तो यहां ये 6 हफ्ते के टाइम पीरियड नहीं लगेगा। ये कब, व्हेन मीटिंग इज कॉल्ड आफ्टर रिक्विजिशन, रिक्विजिशन जमा हो गया था, उसके बाद जानबूझकर उन्होंने पहले बुला लिया, तो ऐसे केस में इवन इफ इट इज नॉट डिपॉजिटेड बियॉन्ड 6 वीक्स, तो भी इसको हम वैलिड मानेंगे, दिस रिक्विजिशन विल बी वैलिड। यहां रिक्विजिशन जमा हुआ और ये रिक्विजिशन वैलिड रहेगा, इवन इफ नॉट बिफोर 6 मंथ, 6 वीक्स। ठीक है, तो ये वैलिड माना जाएगा। तो ये रूल एक और बना दिया, तो एकदम एकदम लॉजिकल है। तो देखते हैं ना, पढ़ते हैं कि ये सबसेक्शन 3 में दिखेगा आपको, सबसेक्शन 2 है, प्रोविजोज है, सब एक एक करके अपन रीड करते हैं। ठीक है, तो ये टाइम बार्ड नहीं माना जाएगा, वैलिड मानेंगे हम। अब अगर पढ़ोगे आप तो इजीली समझ जाए। तो प्रोविजो में दिया है, सबसेक्शन 3 नहीं, सबसेक्शन 2 में। सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा था कि जब कंपनी के पास रिक्विजिशन आएगा 10% ऑफ द मेंबर्स का, तो उनको रेजोल्यूशन सर्कुलेट करवाना पड़ेगा, और अगर चाहे तो स्टेटमेंट भी सर्कुलेट करवा सकते हैं। ये कब सर्कुलेट कराएंगे, अगर आप रिक्विजिशन जमा करते हैं विद इन बिफोर 6 वीक्स, तो आप रेजोल्यूशन सर्कुलेट करवा सकते हैं,
और अगर आप पूरा रेजोल्यूशन नहीं सर्कुलेट करवाना चाहते, सिर्फ स्टेटमेंट सर्कुलेट कराना चाहते हो, तो 2 हफ्ते पहले भी जमा करोगे तो चलेगा। फिर इसके साथ आपको खर्चा भी देना पड़ता है। इट इज देयर इज डिपॉजिटेड विद द रिक्विजिशन ऑफ सम रीजनेबली सफिशिएंट टू मीट कंपनीज एक्सपेंस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ सच स्टेटमेंट और, तो ये इसीलिए बोला है क्योंकि कभी कभी इसमें कंपनी को डबल खर्चा आएगा। पहले ऑलरेडी नोटिस भेज दिए थे, फिर मैं बोलता हूं कि मुझे एक और रेजोल्यूशन पास करवाना है, खर्चा एक्स्ट्रा लग सकता है, तो ये पैसा मैं जमा करूं। एक प्रोविजो यही बता रहा है जो अपन ने अभी समझे विद डायग्राम। इफ आफ्टर अ कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग नोटिस ऑफ रिक्विजिशन रिक्वायरिंग नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन हैज बीन डिपॉजिटेड, आफ्टर अ रिक्विजिशन हैज बीन डिपॉजिटेड एट आरओ, और बाद में एजीएम बुलाई गई, इन एजीएम इज कॉल्ड ऑन अ डेट विद इन 6 वीक्स, जानबूझकर विद इन 6 वीक्स बुला लिया उन्होंने, आफ्टर द कॉपी हैज बीन डिपॉजिट, तो द कॉपी although not deposited within the time required by this subsection shall be deemed to have been properly deposited for the, हम मान लेंगे कि इट इज प्रॉपर कॉपी, इवन इफ यहाँ 6 हफ्ते का गैप नहीं है, फिर भी ये वैलिड माना जाएगा। ठीक है, ये इसीलिए बनाया गया ऐसा प्रावधान ताकि कंपनी ऐसी बदमाशी ना करे कि उन्होंने देखा कि अरे रिक्विजिशन आया था, अब तो हमको ये भेजना पड़ेगा, तो अपन एक काम करते 1 महीने में मीटिंग बुला लेते हैं, तो ऐसा गड़बड़ कर देंगे तो यहाँ पे फिर बोला जाएगा कि आप भले 1 महीने में बुलाओ बट फिर भी आपको ये रिक्विजिशन को पूरा सर्कुलेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा है, तो ये प्रोविजो बताता है। सबसेक्शन 1 में ये बताया है कि रिक्विजिशन जमा कर सकते, ये 111(1) हो गया। फिर सबसेक्शन 2 ये टाइम लिमिट बताता है 111, और ये इसी का प्रोविजो है 111। ठीक है, एकदम याद रखने की जरूरत नहीं है, 111 सफिशिएंट। वैसे ये जो सेक्शन है पूरा का पूरा मलेशियन कंपनीज एक्ट से कॉपीड है, वैसा का वैसा पूरे वर्ड्स वैसे आए गए हैं। अपने यहाँ कॉपी करना एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध चीज़ है, सब लोग कॉपीज करते रहते हैं, म्यूजिक हो गई, मूवीज़ हो गए, सब कॉपी होते रहता है। तो एक्ट भी कॉपीड है अपने यहाँ के, बहुत सारे एक्ट, ज़्यादातर एक्ट इंग्लैंड से कॉपी किए गए हैं। तो वैसे तो इंग्लैंड ने राज किया है तो वहाँ के है ही, बट नए भी कानून बनते हैं तो वहीं से उठाते जाते हैं अपन, तो ज़्यादातर कानून वैसे ही रहते हैं, कॉपी किए हुए दिखेंगे। तो ये भी कॉपीड है, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आपको मलेशिया के कंपनीज एक्ट से मैच होते दिखेगा, एक एक वर्ड बिल्कुल वैसा का वैसा उठा लिया इन्होंने, करते हैं। ठीक है, बनाना चाहिए वैसे। हाँ, तो सेक्शन 111 सबसेक्शन 1 बोलता है आपको रिक्विजिशन जमा होने के बाद सर्कुलेट करना पड़ेगा रेजोल्यूशन या स्टेटमेंट। इसको टाइम लिमिट बताया गया है, रिक्विजिशन जमा हुआ अगर 6 हफ्ते पहले तो आप रेजोल्यूशन सर्कुलेट करवा सकते हैं, सिर्फ स्टेटमेंट सर्कुलेट करवाना है तो 2 हफ्ते पहले भी चलेगा। साथ में पैसा जमा करो, ये सिंपल है। फिर प्रोविजो बोलता है अगर आपने कॉपी ऑफ रिक्विजिशन जमा किया, इसके बाद एजीएम बुलाई 6 हफ्ते के अंदर जानबूझकर, द कॉपी ऑल्दो नॉट डिपॉजिटेड विद इन द टाइम रिक्वायर्ड, भले ही 6 हफ्ते पहले जमा नहीं हुई, फिर भी मान लिया जाएगा कि ये प्रॉपरली डिपॉजिट हुई, दैट मीन्स कंपनी इज रिक्वायर्ड टू सर्व। ठीक है, बस खत्म हो गया, नहीं है सेक्शन। एग्जम्पशन फ्रॉम सर्कुलेशन, अगर ऐसा लग रहा है कि मैं जानबूझकर कोई स्टेटमेंट सर्कुलेट करवा रहा हूं जो कि गलत है, किसी के विरुद्ध जबरदस्ती के मैं आरोप लगा रहा हूं, जैसे ऑडिटर के खिलाफ मैं फालतू की चीजें लिख के भेज दिया और बोला कि ये स्टेटमेंट सर्कुलेट करवाओ, तो यहाँ पे जबरदस्ती किसी को डिफेम कर रहे हैं, या कोई डायरेक्टर है उसका अपॉइंटमेंट होने वाला था और मैंने 2 पेज का पूरा उसके खिलाफ उल्टा सीधा लिख के जमा कर दिया, बोला ये सर्कुलेट कर दो, तो यहाँ पे फिर कंपनी बोल सकती है कि हम इसको सर्कुलेट नहीं करेंगे। इसके लिए कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन, सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स एमसीए, अपने लिए सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मिनिस्टर, तो कंपनी शेल नॉट बी बाउंड टू सर्कुलेट, नहीं सर्कुलेट करेंगे तो भी चलेगा, एनी स्टेटमेंट। कब? अगर कंपनी अप्लाई करती है या एनी अदर पर्सन अप्लाई करता है, क्लेम्स टू बी एग्रीव्ड, तो एग्रीव्ड पर्सन अगर अप्लाई करता है टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हमको एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, या तो कंपनी डालेगी, कंपनी बोलेगी कि ये देखो शर्मा जी फालतू का स्टेटमेंट सर्कुलेट करवा रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर मना करेगी कि इसको मत भेजो, या फिर जो खुद एग्रीव्ड पर्सन है, जैसे मैं मुकू भाई पे आरोप लगा रहा हूँ, मुकू भाई अपने डायरेक्टर है, उनका रीअपॉइंटमेंट होने वाला था और मैंने उल्टा सीधा लिख के भेज दिया, तो मुकू भाई खुद भी जा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट,
वो जाएंगे और वो एक ऑर्डर ले लेंगे कि ये सर्कुलेट मत करो। फिर ऐसे केसेस में सर्कुलेट नहीं किया, क्योंकि जबरदस्ती के आरोप लगाना भी गलत होता है। तो अगर मैं जबरदस्ती के आरोप लगाऊंगा तो जबरदस्ती कंपनी के शेयर्स भी गिर सकते हैं। ऐसी चीज प्रोटेक्ट करने के लिए रूल बनाए गए। जैसे आप देख ही रहे रिसेंटली अदानी ग्रुप के हाल कैसे हो रहे हैं। कल 20% गिरा, 30% गिरा था अदानी एंटर। 30% यानी बहुत बड़ी बात होती है। पर सर्किट लगते गए इतने बड़े शेयर के लिए। और सर्किट्स होते हैं, तो सर्किट खुलते हैं अलग अलग शेयर्स पे, अलग अलग सर्किट होते हैं, 5%, 10%, 20 ऐसे। तो उससे ज़्यादा अगर गिर रहे हैं तो बंद हो जाती है ट्रेडिंग। फिर सर्किट खुलता है थोड़ी देर बाद, फिर और गिर गए उससे ज़्यादा तो फिर बंद हो जाती है। कि एकदम से ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा गिर गया। गिर ही है, 3,000 से 2,000 पे हो गए, होता है कभी कभी ऐसा। ऐसे ऐसे आरोप लगाना भी गलत होता है अगर बेबुनियाद है तो। अगर कोई रीजंस है तो बात और है। मैं अगर ऐसा कुछ फालतू के आरोप लगाऊंगा मुकू भाई के ऊपर, लोग बोल सकते हैं कि नहीं नहीं ये गलत है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलेगी कि हाँ ये फालतू की चीज सर्कुलेट करने की जरूरत। तो द कंपनी shall not be bound to circulate any statement if on application of the company or of any other person who claims to be aggrieved। aggrieved यानी जिसकी है, जिसके खिलाफ बोला वो दुखी रहेगा। तो एग्रीव्ड ये ग्रीफ वर्ड से है। ग्रीफ का मतलब होता है दुख। एग्रीव्ड यानी जो तो दुखी रहेगा। मैंने मुकेश पे आरोप लगाया तो मुकेश दुखी रहेगा, ये क्या कुछ भी लिख के भेज दिए, तो व्यक्ति भी खुद जा सकता है। ठीक है। तो who claims to be aggrieved by central government by order, central government by order declares that the right conferred by this section are being abused। इन अधिकारों का मैं गलत इस्तेमाल कर रहा हूं, किस चीज के लिए? सिक्योर नीडलेस पब्लिसिटी फॉर डिफेमेटरी मैटर, ताकि मेरा नाम हो जाए। अब इतने बड़े मुकू भाई पे मैं आरोप लगाऊंगा तो मेरा नाम हो जाएगा, हर न्यूज में मैं छाया रहूंगा। तो ऐसे केसेस अगर मैं ऐसा कुछ करना चाह रहा हूँ कि मेरा नाम हो जाए और मैं नीडलेस पब्लिसिटी गेन करना चाह रहा हूँ बाय डिफेमिंग एनी अदर पर्सन, तो ऐसे केसेस में सर्कुलेट करने को मना किया जाएगा। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ऑर्डर दे देती है कि द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन आर एब्यूज्ड, एब्यूज्ड यानी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जब इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है उसको हम बोलते हैं एब्यूज करना। ठीक है। तो एब्यूज का दो मतलब होता है, एक तो गाली देना भी होता है, बट वो वर्ड हम यहाँ यूज नहीं करते। तो यहाँ एब्यूज का मतलब होता है गलत इस्तेमाल करना। ठीक है। तो बाकी और भी होते हैं, तो ये अपन पढ़ेंगे, ये मीनिंग कैसे निकालते हैं अपन हर वर्ड का। तो अब तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट वगैरह रहेगा आपको, तो पढ़ेंगे अपन। देखते हैं अभी कैसा क्या होता है, न्यू डेवलपमेंट्स। तो राइट्स कॉन्फर्ड बाय दिस सेक्शन अगर एब्यूज किए जा रहे हैं टू सिक्योर नीडलेस पब्लिसिटी फॉर डिफेमेटरी मैटर्स, तो फिर एग्जम्पशन मिलेगा फ्रॉम सर्कुलेटिंग द स्टेटमेंट, एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, आपको ये भेजने की जरूरत नहीं। फिर अगर कोई खर्चा हो रहा है तो ये खर्चे की रीपेमेंट, जो नुकसान होगा उसका रीपेमेंट करना है, बेयर द कॉस्ट। एन ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 3 मे ऑल्सो डायरेक्ट दैट द कॉस्ट इनकर्ड बाय द कंपनी by virtue of this section shall be paid to the company by the requisite। तो यहाँ एक यूनिक पॉइंट जो अलग है 100 से वो यही है, यहाँ जो भी खर्चा होता है ये रिक्विजिशनिस्ट भेजते हैं। ठीक है। और डिफॉल्ट अगर कंपनी ने नहीं किया सर्कुलेट, तो कंपनी एंड ऑफिसर पे 25,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। ठीक है। तो ऐसा है। तो सिंपल सा सेक्शन है, इस पे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, थोड़ा टेक्निकल माना जाता है, लोगों को डर लगता है सेक्शन से, समझ में नहीं आता। बट आप इसको पहले लॉजिक समझो। जब तक आपको उसका बैकग्राउंड नहीं पता है तो तकलीफ देता है कानून। कानून का अगर बैकग्राउंड पता है तो कभी तकलीफ नहीं देगा। तो आपको बैकग्राउंड समझना है, ये क्यों बनाया गया है। तो जैसे सेक्शन 100 है, 100 बनाया गया ईजीएम बुलाने के लिए, अगर मेंबर्स को कोई रेजोल्यूशन पास करना है तो। बट जब हमको पता ही है एक मीटिंग होने वाली है, तो फिर जबरदस्ती फिर से मीटिंग बुला के मतलब नहीं है। तो आप सेक्शन 111 का इस्तेमाल करके सिर्फ रिक्विजिशन जमा करके रेजोल्यूशन स्टेटमेंट ये सब सर्कुलेट करवा सकते। ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग द होल ईजीएम, जो मीटिंग हो रही है उसी में आप अपना भी रेजोल्यूशन पास करवा। ठीक है। तो ऐसा है। कोई डाउट यहां तक के? कोई भी डाउट? सिंपल है, पेनल्टी याद रखने की जरूरत नहीं है, 1,000 रुपए। अब 114 पे आते हैं, सॉरी 115 पे। इन तो स्पेशल नोटिस, स्पेशल है ये, लोग होते हैं जैसे ये नोटिस भी स्पेशल है, लोग होते हैं ना स्पेशल। ठीक है।
कुछ दिन भी होते हैं, जैसे आपके लिए कल का दिन स्पेशल है। कल आप ऑफिशियली इंटर में आ जाएंगे। ज्यादातर लोग कुछ लोग नहीं, ज्यादातर लोग। तो एक्चुअल में ज्यादातर लोग आ ही जाते हैं। आप लोग इतने कॉन्फिडेंस से अगर अर्ली बर्ड ज्वाइन कर रहे हैं तो हाँ, होता है ना, कॉन्फिडेंस रहता है। जैसे अभी मेरे वीडियोस भी बिकते हैं तो उसमें भी बच्चे लोग वही बोलते हैं, सर वैसे तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, पास हो जाऊंगा, बट अभी आपके भी क्लास के कुछ बच्चे हैं जिन्होंने वीडियोस लिए हैं, आपको पता ही होगा, आपके फ्रेंड्स कुछ रहते हैं, तो उन लोग लाइव ना लेते हुए वीडियो ले लेते हैं क्योंकि घर से करना चाहते हैं। जैसे वर्धा हो गया, अमरावती, लोग आना नहीं चाहते और वीडियो में घर पे अपनी सहूलियत से वो कर सकते हैं। लोग भी वही बोल रहे थे, सर अगर नहीं निकला तो, वैसे तो निकलूंगा ही बोले, 100% है, बट अगर नहीं निकला तो फिर हम लोग रिफंड कर देते हैं, उसमें भी जो भी एनक्रिप्शन कॉस्ट वगैरह आता है उतना काट के बाकी रिफंड। तो या उनको ऑप्शन होता है, आप नेक्स्ट बैच के लिए एनरोल कर, नेक्स्ट बैच के लिए ऑप्शन रहता है, क्योंकि पक्का है निकलेंगे ही, जनरली तो निकल ही जाते हैं, कॉन्फिडेंस अगर है आप में तो निकल ही जाते हैं। सिर्फ कॉन्फिडेंस से नहीं होता, वैसे मेहनत किया होना चाहिए, नहीं तो फिर मेहनत किए नहीं, 50 मार्क का पेपर सॉल्व किया, आई एम कॉन्फिडेंट तो वो नहीं चलता। तो ये सब जो कोड्स होते हैं ना, इसको प्रॉपरली यूज करना चाहिए। लिखा होता है ना, हाँ नहीं है, कई जगह लिखा होता है नेवर क्विट, नेवर एवर क्विट, ऐसा लिखा है, नेवर एवर एवर क्विट, क्विट मत करो। ये रूल कब लगाना चाहिए? जब आप प्रिपरेशन करते हैं, ये रिजल्ट के दिन नहीं लगाना चाहिए। तो लोग रिजल्ट के दिन लगाते हैं, सबसे गलत बात है। लोग ये सोचते हैं, जैसे मैं हूं, मैं फेल हो गया समझो, मेरे को मिले 400 मार्क चाहिए था इन ऑल पास होने के लिए, मेरे को मिले सिर्फ 200 मार्क, और मैं नेवर क्विट वाले एटीट्यूड पे टिका हुआ हूँ, मेरे को हर बार 200 250 ऐसे ही मिल रहा है, 200 250 250, फिर भी मैं नेवर क्विट अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये कोई काम की चीज नहीं है। नेवर क्विट प्रिपरेशन में मैंने अप्लाई करना चाहिए। जब मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ तो जब तक समझे नहीं तब तक मैंने वो चीज को पढ़ना चाहिए। अगर नहीं समझ रहा है तो पूछो, दूसरे किसी से, टीचर से पूछो, फ्रेंड से पूछो, दूसरे बुक्स में देखो, तो ये सब चीजें करना ये जरूरी होता है। तो नेवर क्विट एटीट्यूड शुड बी एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन, रिजल्ट के दिन नहीं होना चाहिए। तो रिजल्ट के दिन, यानी मैं आपके हिसाब से नहीं बोल रहा, मैं जनरल एक बता रहा हूँ, कई बार होता है क्योंकि बच्चे लोग हैं जिनको मार्क्स अच्छे होना, 200 100 में से 200 में से 100 होना, यानी 50% होना, 400 में से 200 होना, लेकिन वो 100 पे आके अटके हैं, 3-4 अटेम्प्ट से दिए जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मैं खुद बोलता हूँ कि मत दो। बट उनको नेवर क्विट एटीट्यूड उनको छोड़ता ही नहीं है। गलत होता है, कई बार क्विट करना भी इजी चीज होती है, अच्छी चीज होती है। तो मैं आपको प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, तो मैं तो आपको बोल रहा हूँ भाई आप पास हो जाओगे, तो मुझे पता है ज़्यादातर लोग हो जाएंगे, और जो लोग नहीं भी होते हैं तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती, मैं खुद भी फेल हो चुका हूँ फाइनल लेवल पे, तो कोई बड़ी बात नहीं होती, उससे भी काफ़ी कुछ सीखने मिलता है। जब तक आप सीख रहे हैं आप फेल नहीं होते। अगर मैं सीखा हूँ उस चीज़ से तो कभी फेलियर नहीं कहलाएगा वो, तो लर्निंग हो गया। इसलिए वैसे तो आप लोग होंगे ही, तो आप ऑफिशियली आप अगले यानी कल अगले साल आ जाओगे, इंटर में आ जाओगे ऑफिशियली, या अनऑफिशियली तो हो, ऑफिशियली ज़्यादातर लोग आ जाएंगे ऐसा मान के चलते, और आ ही जाएंगे, मुझे भरोसा है ज़्यादातर लोगों पर, और चेहरा देख के पता लगता भी है। तो नहीं, फाउंडेशन फाउंडेशन में आपने कैसे कितना ध्यान दिया, वो सब चीज़ों से बहुत फर्क पड़ता है। मैं ज़्यादातर लोगों को तो जानता हूँ, सिर्फ कुछ लोग हैं जो नए हैं, बाकी ज़्यादातर लोगों को तो मैं पर्सनली चेहरे से तो एटलीस्ट जानते ही हूँ, और कितना पढ़ते थे, कैसे सवाल आते थे, समझ जाता है कौन कैसा करेगा एग्जाम्स में, कैसा किया होगा। तो खैर, चलो अभी छोड़ देते हैं, सस्पेंस रहने देते हैं कल तक के लिए, कल वैसे ही होने ही वाला है बहुत कुछ। तो चलो स्पेशल, तो स्पेशल जैसे दिन होते हैं वैसे स्पेशल एक नोटिस होता है। अब ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये अपोजिट है। अभी तक हमने जो भी नोटिस देखे इसमें क्या होता था, कंपनी नोटिस भेजती थी मेंबर्स को, ये उल्टा है। यहाँ पे स्पेशल नोटिस इज अ नोटिस बाय मेंबर्स टू द कंपनी। मेंबर्स अगर 4 चीज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले कंपनी को नोटिस भेजते हैं, उसके बाद ही 4 चीजें हो सकती है। 4 डिसीजंस के लिए लगता है, ये सिर्फ 4 डिसीजंस के लिए, ये 4 डिसीजंस नीचे दिए हैं। जब एक व्यक्ति को हम एज ऑडिटर अपॉइंट नहीं करना चाह रहे हैं, तो एक ऑडिटर था, वो चल रहा है, उसका रीअपॉइंटमेंट होने वाला था, इस साल फिर से अपॉइंट होने वाला था, लेकिन हम अपॉइंट करना चाहते हैं ऑडिटर अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर, हम किसी और को अपॉइंट करना चाहते हैं। जैसे एक कंपनी है, उसमें मैं ऑडिटर अपॉइंटेड हूं,
आप उसके मेंबर हैं, आप बोलते हैं कि यार ये शर्मा जी को ऑडिटर अपॉइंट नहीं करना है, तो आपको ये नोटिस भेजना पड़ेगा कंपनी को। कंपनी को बोलना पड़ेगा कि शर्मा जी के बदले हम गुप्ता जी को ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं। ये नोटिस भेजने के बाद ही मेरा रिमूवल हो सकता है एज एन ऑडिटर, और दूसरे को अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये सेक्शन 140 हमारे कोर्स में है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो टू अपॉइंट एन ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर एट एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है, ये तो याद हो गया होगा अब आपको। हमने सेक्शन 102 में पढ़ा था 4 ऑर्डिनरी बिजनेस, जिसमें एजीएम में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट भी होता है। फिर सेक्शन 140 में एक और चीज है कि आप ये तो नहीं बोल रहे कि शर्मा जी के जगह गुप्ता जी को अपॉइंट करो, पर आप ये जरूर बोल रहे हैं कि शर्मा जी को अपॉइंट मत करो। तो यहां पे भी आपको स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। तो आपको कंपनी को बोलना पड़ेगा कि मैं नहीं चाहता शर्मा जी फिर से ऑडिटर अपॉइंट हो, तो ये आपको भेजना पड़ेगा। फिर कंपनी ये सबको बताती है। तो टू एक्सप्रेसली प्रोवाइड, स्पेसिफिकली आप जब बोल रहे हैं एट एन एजीएम दैट रिटायरिंग ऑडिटर शेल नॉट बी रीअपॉइंटेड, कि शर्मा जी को फिर से अपॉइंट मत करो। भले आप ये नहीं बोल रहे कि उनकी जगह गुप्ता जी को अपॉइंट करो, लेकिन इनको तो अपॉइंट मत करो। तो ये अगर आप बोल रहे हैं तब भी आपको स्पेशल नोटिस भेजना जरूरी होता है। इसके बदले, इसके बिना ये हटाया नहीं जा सकता। फिर टू रिमूव अ डायरेक्टर इन द जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में एक डायरेक्टर को हटाना चाहते हो, 169 फाइनल लेवल पे रहेगा। और सिमिलर टू अपॉइंट समबडी एल्स इंस्टेड ऑफ द डायरेक्टर सो रिमूव्ड एट द सेम जनरल मीटिंग। तो ये 4 चीजों के लिए आपको स्पेशल नोटिस लगता है, बाकी कोई चीजों के लिए नहीं लगता। ओनली दीज 4 मैटर्स रिक्वायर, हाँ, और ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से पास होते हैं, और इनके लिए स्पेशल नोटिस लगता है। ठीक है, ये 4 चीजों के लिए। तो स्पेशल नोटिस इज नॉट अ नोटिस बाय कंपनी, ये कंपनी के द्वारा नहीं है, ये मेंबर्स के द्वारा नोटिस दिया जाता है टू द कंपनी। इट इज अ नोटिस गिवन बाय अ मेंबर टू द कंपनी ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ 4 मैटर्स अंडर द एक्ट। द आर्टिकल्स में ऑल्सो प्रोवाइड द स्पेशल नोटिस फॉर एनी रेजोल्यूशन नॉट कॉन्फ्लिक्टिंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। आर्टिकल्स के द्वारा आप और भी चीजें कवर कर सकते हैं, बट ये 4 चीजों के लिए लगता है एज पर। सेक्शन 115 में सिर्फ इतना ही बताया कि स्पेशल नोटिस दिया जा सकता है, बाकी की डिटेल बताई गई है इसके रूल्स में, रूल नंबर 23। तो क्या दिया है, वेयर बाय एनी प्रोविजन कंटेन्ड इन द एक्ट और इन आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड ऑफ एनी रेजोल्यूशन, नोटिस ऑफ इंटेंशन टू मूव सच रेजोल्यूशन शैल बी गिवन टू द कंपनी, शैल बी गिवन टू द कंपनी, कंपनी को देना पड़ेगा, बाय सच नंबर ऑफ मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। तो ये सिर्फ 1% वोटिंग पावर भी होल्ड कर रहे तो कर सकते हैं, सिर्फ बोल रहा हूं मैं, बट 1% टोटल वोटिंग पावर बहुत हो जाता है। तो अगर आप कोई भी कंपनी की बात करो, आप टीसीएस जैसी कंपनी की बात करो, तो 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर यानी बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे आप, उतना सारा आपके पास शेयर्स होना चाहिए, बहुत मुश्किल होता है। सो 1% ये, लेकिन एग्रीगेट भी हो सकते हो आप ऐसे 10 लोग मिलके 1% होल्ड कर रहे हैं तो आप भी स्पेशल नोटिस। तो 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, या फिर होल्डिंग ऑन शेयर्स ऑन विच एग्रीगेट सम नॉट एक्सीडिंग 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज का जिसका कैपिटल आप होल्ड कर रहे हो, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड हैज बीन पेड अप एंड द कंपनी शैल गिव, तो पहले मेंबर शैल गिव गिवन टू द कंपनी बाय द मेंबर, और उसके बाद एंड द कंपनी शैल गिव इट्स मेंबर्स द नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन इन सच मैनर एज मे बी। तो 2 रूल्स निकल के आ जाते हैं इससे। सेक्शन 115 स्पेशल नोटिस, जब हम 140 देखेंगे तब मैं फिर से बताऊंगा, तो आपको ये 140 भी है, ये जो 140 बताया ना ये भी आपको है, और 169 आपको नहीं है, क्योंकि आपको 148 तक सेक्शन, 140 आपको है। तो स्पेशल नोटिस क्या होता है, तो स्पेशल नोटिस ये कुछ मेंबर्स देते हैं, सिलेक्टेड मेंबर्स होंगे कुछ, मेंबर्स कितने शेयर्स होल्ड करना चाहिए, तो होल्डिंग एटलीस्ट 1% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर।
और दूसरा, और पेड अप कैपिटल ऑफ 5 लाख और 5 लाख का 5 लाख का कैपिटल या उससे ज्यादा का होल्ड कर रहे हैं, ये लोग स्पेशल नोटिस दे सकते हैं। स्पेशल नोटिस ये ओनली फॉर 4 मैटर्स होता है, जिसमें सेक्शन 140 एंड सेक्शन 169 ये दो कवर होते हैं, अपन देखेंगे। प्लस ये चाहें तो आर्टिकल्स में प्रोवाइड एडिशनल मैटर्स। अगर आपने आर्टिकल्स में लिखा है कि इन केस में भी स्पेशल नोटिस लगेगा तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगता है। ठीक है। फिर कंपनी को ये स्पेशल नोटिस आया, कंपनी बाकी के मेंबर्स को अब नोटिस भेजेगी। अब ये जो है ये कौन है, ये ऑल द मेंबर्स हो गए। ये कौन सा नोटिस है, अब ये स्पेशल नोटिस नहीं है, ये जनरल नोटिस है। ये जो आपका सेक्शन 101 का नोटिस था वो हो गया, स्पेशल नोटिस 115 वाला। और नोटिस जब मैं बोल रहा हूं तो ये 115 के कंटेंट्स रहेंगे, बट एक्चुअल नोटिस जो है 101 वाला, जो मीटिंग का नॉर्मल नोटिस होता है उसके साथ ये जानकारी भेजी जाएगी। अगर वो नोटिस निकल चुके हैं तो फिर अलग से ये नोटिस भेजा जाएगा। ठीक है। तो ये नोटिस फिर से भेजना पड़ेगा, समझो एजीएम का नोटिस भेज दिए थे हमने, तो हमको फिर से ये नोटिस भेजना पड़ेगा कि हमारे पास एक ऐसा रिक्विजिशन, एक नोटिस, स्पेशल नोटिस डिपॉजिट हुआ है जिसमें बोला है कि शर्मा जी को फिर से ऑडिटर अपॉइंट मत करो। तो ये चीज हमको बताना पड़ेगा टू ऑल द। ठीक है। अब इसमें भी आपको टाइम लिमिट है। अब बाकी सब चीजें जो दी गई है सब चीजें आपको दिखेगी इन दी रूल। तो एक्ट में सिर्फ इतना ही लिखा है कि जब किसी भी प्रोविजन ऑफ द एक्ट के तहत जो दो चीज बताई गई है 140 और 169, स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड, तो रेजोल्यूशन ये नोटिस भेजना पड़ेगा पहले कंपनी को बाय द मेंबर होल्डिंग नॉट लेस देन 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, या फिर होल्डिंग शेयर्स जिसमें कम से कम 5 लाख का शेयर कैपिटल पेड अप है, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ये 5 लाख ये रूल्स में भी प्रिस्क्राइब किया है, 5 लाख का पेड अप कैपिटल हो। एंड द कंपनी शैल गिव नोटिस टू द मेंबर्स, कंपनी फिर ये नोटिस। अब रूल्स में क्या बताया है, रूल्स में बताया पहले तो साइनिंग कौन करेगा। तो ऊपर ये लिखा था कि इतने लोग होना चाहिए, रूल्स में बता दिया अगेन, क्योंकि एग्रीगेट सम बोला है तो एग्रीगेट यानी अकेला हो जरूरी नहीं, मिल के 4-5 लोग भी ये कर सकते हैं, वो चीज रूल्स में दिखेगी। नोटिस भी साइंड आइदर इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, मिल के भी कर सकते हो, बाय मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, ये एक वही सेम लिमिट है 1% ऑफ टीवीपी, और होल्डिंग शेयर्स ऑन विच कम से कम 5 लाख रुपए का पैसा पेड अप है, नॉट लेस देन 5 लाख रुपीज हैज बीन पेड अप ऑन द डेट ऑफ नोट। ठीक है। तो जब भी ये लिखा होता है एज में भी प्रिस्क्राइब, तो हमको रूल्स में पढ़ना पड़ता है। तो इन्होंने बोला था होल्डिंग शेयर्स जिसमें कम से कम 5 लाख का पेड अप कैपिटल पेड होना चाहिए, एज में भी प्रिस्क्राइब। और ये प्रिस्क्राइब किया है फिर से कि जिसमें 1% टोटल वोटिंग पावर है, या फिर जिसमें कम से कम 5 लाख का कैपिटल आपने पे किया। ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, सकता है किसी की, जिनने एकदम ध्यान से वर्ड्स पढ़े होंगे, मैं बाद में बताता हूँ उसके ऊपर, तो किसी किसी को हो सकता है। तो अभी स्किप करता हूँ मैं, पहले इतना पढ़ लेते हैं, टाइम कम है अपने पास। फिर सेंडिंग ऑफ नोटिस टू द कंपनी, इसके बाद हमने नोटिस सेंड किया तो इसका टाइम लिमिट बताया, नोटिस शैल बी सेंड बाय मेंबर्स, तो स्पेशल नोटिस का टाइम लिमिट टू द कंपनी नॉट अर्लियर देन 3 months बट एटलीस्ट 14 days बिफोर द। तो यहां पे भी एक्सक्लूडिंग द डे ऑन विच नोटिस गिवन एंड डे ऑफ मीटिंग, दैट मीन्स 14 days प्लस 2 days हो जाएंगे। तो नोटिस कब तक भेजना पड़ेगा, तो 3 months
पहले नहीं आना चाहिए, 14 डेज बाद में नहीं आना चाहिए, तो इसका भी टाइम लिमिट है। तो अगर हम इसकी टाइम लिमिट के हिसाब से देखें, आपकी मीटिंग समझो एजीएम होने वाली है, एजीएम में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट है, यहां मीटिंग होने वाली है, तो मीटिंग के एटलीस्ट 14 डेज 14 डेज पहले नोटिस आना चाहिए, और मैक्सिमम 3 मंथ्स। तो मीटिंग से देखा जाएगा, ये जितने भी टाइम लिमिट है ये मीटिंग से देखी जाएगी। लिख लेता हूँ, मीटिंग से देख रहे हैं। दैट मीन्स आपका नोटिस कितने पीरियड में आना चाहिए, इस पीरियड में। अगर इस पीरियड में नोटिस आ रहा है, स्पेशल नोटिस, तो स्पेशल नोटिस इज वैलिड, यहां पे ये वैलिड रहेगा। अगर स्पेशल नोटिस इसके पहले आ गया है तो भी वैलिड नहीं है। अगर आपका स्पेशल नोटिस समझो आपने 4 महीने पहले भेज दिया था, तो इसके पहले नोटिस इनवैलिड है। अगर 14 डेज के अंदर आया तो इस पीरियड में भी नोटिस विल बी, यहाँ पे भी नोटिस। ठीक है, तो क्या बोला है, जो नोटिस भेज रहे हो आप स्पेशल नोटिस, ये 3 महीने पहले जमा नहीं होना चाहिए, और कम से कम 14 डेज पहले जमा होना चाहिए। दोनों ही केस में प्लस 2 डेज होंगे। तो एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ मीटिंग एंड एक्सक्लूडिंग द डेट ऑन विच स्पेशल नोटिस इज सेंड, यानी 16 डेज हो जाते। ठीक है, यहां पे भी 3 मंथ्स प्लस 2 डेज। ठीक है, तो ऐसा है। फिर इसके बाद अब कंपनी क्या करेगी, तो कंपनी नोटिस भेजेगी, तो ये वाला जो नोटिस भेजेंगे इसकी भी टाइम लिमिट है। तो अगर आपने ऑलरेडी नोटिसेस भेज चुके हैं मीटिंग के, और बाद में आया, समझो यहाँ आया, तो आपके ऑलरेडी एजीएम के तो नोटिस निकल गए होंगे, वो 21 क्लियर डेज पहले निकलते हैं, 25 दिन पहले निकल गए होंगे। आपने समझो यहाँ पे 20 दिन पहले जमा किया है, तो यहाँ पे अलग से ये नोटिस सर्कुलेट करना पड़ेगा टू द। ठीक है, तो ये चीज आगे के रूल में। तो पहले बताए सेंडिंग ऑफ नोटिस, नोटिस मेंबर्स सेंड करेंगे नॉट अर्लियर देन 3 मंथ्स, 3 महीने पहले नहीं आना चाहिए, वो इनवैलिड हो जाएगा, बट एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग, 14 डेज पहले आना चाहिए। इसके बाद आएगा तो अगेन इनवैलिड हो जाएगा। 12 दिन में आया है तो इनवैलिड है, 4 महीने पहले आया तो इनवैलिड है। तो ये 3 महीने से 14 दिन के अंदर इस पीरियड में ही आना चाहिए। At which resolution is to be moved exclusive of the day on which notice is given and the day on which meeting is held, ये 2 दिन एक्स्ट्रा होना चाहिए। फिर जैसे ही नोटिस आया, अब कंपनी भेजेगी नोटिस, तो ऊपर लिखा था ना कंपनी शैल गिव नोटिस, तो ये रूल नंबर 3 में बताया है। तब रूल 3 बताता है, जैसे ही नोटिस आया, अब कंपनी का काम है इमीडिएटली आफ्टर द रिसीट ऑफ नोटिस गिव इट्स मेंबर्स द नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन एटलीस्ट 7 days बिफोर द मीटिंग, अगेन excluding the date of dispatch and date of meeting, plus 2। in the same manner जैसे वो नोटिस देते हैं ऑफ द जनरल मीटिंग, यानी जैसा एज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 101 में जो हमने देखे थे नोटिस भेजना पड़ता है, सबको भेजो, क्या क्या डिटेल्स होना चाहिए, वैसे इसको भेजो। ठीक है, तो इसके बाद ये जो नोटिस है, ये वाले नोटिस की टाइम लिमिट बता दिया है। तो ये नोटिस की टाइम लिमिट आपकी समझो यहां मीटिंग है, तो मीटिंग के 7 डेज पहले आना चाहिए, 7 डेज पहले यहां पे ये नोटिस यहां वैलिड रहेगा, ये नोटिस इसके पहले आना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद आया तो ये गलत हो गया, तो कंपनी ने कॉन्ट्रवेंशन दिया। कंपनी को ये नोटिस कब भेजना है, कंपनी को स्पेशल नोटिस आया, मीटिंग के कम से कम 7 दिन पहले तो नोटिस भेजना पड़ेगा टू ऑल द मेंबर्स। यहाँ आपकी मीटिंग है, यहाँ से अगर देखो तो यहाँ मीटिंग है, तो बिफोर
ठीक है, तो अगर यही डायग्राम से आप देखो तो यहाँ पे 7 दिन का टाइम है, तो यहाँ 7 दिन अगर होता है मीटिंग से 7 दिन के अंदर, इसके पहले ही इस एंड, ठीक है, मेंबर्स को इस भेजना चाहिए 7 दिन पहले। अगेन यहाँ पे +2 डेज होंगे, कि वहां लिखा है एक्सक्लूडिंग 1 डे जिस दिन मीटिंग है, 1 डे जिस दिन, टोटल 9 डेज पहले आपको नोटिस है टू दी मेंबर्स, ऑल दी मेंबर्स। तो आप उसके सीक्वेंस को समझ लो, पहले नोटिस आ रहा है, मेंबर्स भेज रहे हैं स्पेशल नोटिस कंपनी को, ये आना चाहिए इस पीरियड में, और फिर अगर आपको यहीं कहीं आ गया था तो आप और पहले भी भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर नोटिस भेज ही रहे थे 21 डेज के पहले, तो यहाँ पे आप नोटिस के साथ में भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नोटिस निकल चुके हैं तो भी एटलीस्ट 7 डेज पहले, इसके पहले कहीं तो भी 7 डेज पहले आपको नोटिस भेजना पड़ेगा टू दी मेंबर्स, इनको बताना पड़ेगा इसके पहले 7 डेज पहले। ठीक है, यहां से देखो तो मीटिंग इस दिन है, तो 7 दिन पहले आपको ये नोटिस को भेजना पड़ेगा। ठीक है, एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ मीटिंग एंड द डेट ऑफ सेंडिंग द नोटिस। साथ ही साथ यहाँ पे, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल, कई बार ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप इतनी जल्दी कैसे नोटिस भेजोगे, आपको मन में वही लग रहा होगा सर इतने जल्दी कैसे भेजेंगे, तो यहाँ पेपर पब्लिकेशन इज ऑल्सो परमिटेड। आप पेपर में छाप दो, न्यूज़पेपर में, 1 इन इंग्लिश 1 इन वर्नाकुलर, मान लिया जाएगा सबको जानकारी मिल गई। आपको इंडिविजुअली नहीं है पॉसिबल, तो आप ऐसे भी भेज सकते हैं। इस ये आइदर इंडिविजुअली भी जा सकते हैं, या फिर ये पेपर पब्लिकेशन भी हो, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर से जब होगा, कोई एक इंग्लिश लैंग्वेज और एक वर्नाकुलर, ये 2 पेपर में आप छाप दो, तो मान लिया जाएगा सबको नोटिस मिल गए। क्योंकि इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल, अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो कई बार पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं, खत्म हो गया नहीं है, तो पब्लिकेशन ऑफ नोटिस इफ नॉट प्रैक्टिकेबल, अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है कि आप इंडिविजुअली सेक्शन 101 जैसा एक एक को नोटिस भेजो, तो एज इन जनरल मीटिंग नोटिस शैल बी पब्लिश्ड इन इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, बोथ हैविंग वाइड सर्कुलेशन in the state where RO of the company is situated, and such notice shall also be posted on the website if any. Notice shall be published, ये भी जो पब्लिकेशन है ये कब होना चाहिए, तो 7 दिन पहले, 7 days before the meeting excluding the date of publication and date of, ठीक है, तो ये 7 दिन पहले का रूल दोनों केस में लगेगा। आप अगर इंडिविजुअली भेज रहे हो तो भी आपको 7 दिन पहले भेजना है, एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ मीटिंग एंड द डेट ऑफ सेंडिंग द नोट, एंड पेपर पब्लिकेशन भी हो रहा है न्यूज़पेपर, तो ये भी 9 दिन पहले होना चाहिए। ठीक है, ऐसा है, दे दिया है। अब यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, है ना, वो आया ना डाउट, तो लगा था किसी किसी को आएगा। चलो पढ़ते हैं, वो भी बताता हूँ। तो एक डाउट है जो मैंने बोला था, किसी को कुछ यहाँ एम्बिग्यूटीज लग रही है क्या, यहाँ पे वर्डिंग्स ऑफ द एक्ट जो लिखी है, यहाँ लिखा है कि मेंबर्स नोटिस देंगे, कौन से मेंबर्स, जो एटलीस्ट 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर होल्ड करते हैं वो, या फिर दूसरा, और होल्डिंग शेयर्स ऑन विच एग्रीगेट सम ऑफ नॉट एक्सीडिंग 5 लाख रुपीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड हैज बीन पेड अप। तो यहां लिखा है नॉट एक्सीडिंग, और यहां पे आपको दिखता है नॉट लेस देन, तो ये एम्बिगियस हो गया, अपोजिट हो गया। लेकिन एक्चुअल में जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं ना, जब ये कानून बना था तभी ऐसा लिखा था, मैंने बोला था उस टाइम भी कि यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ दिया हुआ है, लेकिन फिर भी इसका इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। बाद में इन्होंने रूल 23 को अमेंड किया, और यहाँ पे इन्होंने लिख दिया था नॉट एक्सीडिंग 5 लाख रुपीज। तो यहाँ पे अगर आप नॉट एक्सीडिंग पढ़ो तो देखो यहाँ पे इसकी एम्बिग्यूटी और बढ़ जाती है। तो पहले आप ये समझो कि यहाँ क्या लिखा है, नॉट एक्सीडिंग 5 लाख रुपीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो एक्चुअल में 5 लाख रुपए प्रिस्क्राइब नहीं किया इन्होंने, इन्होंने क्या लिखा है कि स्पेशल नोटिस कौन दे सकता है,
तो स्पेशल नोटिस एक तो वो दे सकता है जिसके पास 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर हो, ये एक चीज बोल दिया। दूसरी चीज बोल दिया, ऐसा शेयर होल्डर जो होल्ड करता है उतने शेयर्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो यहां पे इन्होंने लिमिट नहीं बताया, इन्होंने बताया जो प्रिस्क्राइब्ड हम शेयर होल्डिंग बताएंगे उतना अगर आप होल्ड करते हो आप नोटिस दे सकते हो। फिर ये क्या लिखा है, तो ये बोल रहा है प्रिस्क्राइब करने की लिमिट है वो। आप फिर से पढ़ो, होल्डिंग शेयर्स ऑन विच एग्रीगेट सम एज में बी प्रिस्क्राइब्ड हैज बीन पेड अप, यानी रूल्स में प्रिस्क्राइब किया है उतना एग्रीगेट पेड अप कैपिटल होना चाहिए। नॉट एक्सीडिंग 5 लाख क्या है, तो ये लिमिट है ऑन गवर्नमेंट, लिमिट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इससे ज्यादा प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रिस्क्राइब करना है अगर यहां कोई लिमिट, सेंट्रल गवर्नमेंट यहां 2 लाख प्रिस्क्राइब कर सकती है, क्योंकि यहां क्या लिखा है, एग्रीगेट सम नॉट एक्सीडिंग 5 लाख एज में भी प्रिस्क्राइब। तो ये प्रिस्क्राइब कितना किया है ये सेक्शन में नहीं लिखा है, ये रूल्स में लिखा है। तो सेक्शन में लिखा है कि जितना प्रिस्क्राइब किया जाएगा उतने लोग नोटिस दे सकते हैं, तो कितना प्रिस्क्राइब किया गया उसके लिए रूल्स पढ़ना पड़ता है। फिर ये लिमिट का की है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर लिमिट है कि सरकार अगर यहाँ कुछ प्रिस्क्राइब करना चाहे तो 5 लाख के ऊपर प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती। सरकार ने अगर यहाँ 3 लाख प्रिस्क्राइब किया तो वो वैलिड हो जाएगा, सरकार ने बोल दिया 2 लाख, वो वैलिड हो जाएगा, 5 लाख एग्जैक्ट प्रिस्क्राइब किया तो वो भी वैलिड हो जाएगा। पर सरकार अगर यहाँ पे 7 लाख लिखेगी तो ये वैलिड नहीं है। सरकार के ऊपर लिमिट है कि स्पेशल नोटिस देने का पावर ये 5 लाख के शेयर कैपिटल होल्ड करने वाले तक मिलना ही चाहिए, के ऊपर नहीं देना चाहिए। तो इसीलिए लिमिट जो दी गई है ये 5 लाख की लिमिट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट है कि आप रूल्स में इससे ज्यादा प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे 6 लाख प्रिस्क्राइब कर देगी तो इनवैलिड हो जाएगा। इसीलिए सरकार ने क्या प्रिस्क्राइब किया बाद में, नॉट लेस देन 5 लाख रुपीज, एग्जैक्टली 5 लाख बोल दिया, यानी 5 लाख या उससे ज्यादा अगर आप होल्ड करते हो तो आप स्पेशल नोटिस। तो हमारे लिए लिमिट क्या हो गई, 5 लाख रुपीज। 5 लाख होल्ड करो या उससे ज्यादा होल्ड करो तो आप नोटिस दे सकते हो, ठीक है। अब यहां नॉट लेस देन है तो ये बिल्कुल सही है, इसका इंटरप्रिटेशन निकलता है कि कम से कम 5 लाख आपके पास कैपिटल होना चाहिए। इन्होंने बीच में, इनको भी लगा कि गलती हो गई है रूल बनाने में, इन्होंने इसको चेंज कर दिया और इन्होंने लिख दिया था नॉट एक्सीडिंग। अब अगर नॉट एक्सीडिंग लिख दिया तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो ये लिखना मत, ये गलत है। अगर यहां नॉट एक्सीडिंग लिख दिया तो गलत हो जाएगा, इसका इंटरप्रिटेशन सोचो। अगर नॉट एक्सीडिंग 5 लाख बोल दिया तो इसका मीनिंग उल्टा निकलता है। तो इंटरप्रिटेशन समझो, यहां पे एक तो 1% का टोटल वोटिंग पावर वाला भेज सकता है, और एक व्यक्ति जो 5 लाख तक के होल्ड कर रहा है वो दे सकता है नोटिस। 5 के ऊपर होल्ड कर रहे तो नहीं दे पाओगे, क्या हो जाएगा ये, क्योंकि नॉट एक्सीडिंग 5 लाख बोल दिया, यानी गलत हो गया कि अगर आप 5 लाख से ज्यादा होल्ड कर रहे तो आप स्पेशल नहीं दे सकते, 5 लाख से कम होल्ड कर रहे तो दे सकते। तो ये तो उल्टा हो गया कि मैं 10 लाख के शेयर होल्ड कर रहा हूँ पेड अप कैपिटल, और मैं नोटिस दे पा रहा, जो 4 लाख के होल्ड कर रहा है वो नोटिस दे रहा है। इसीलिए इनको फिर ये रियलाइज हुआ कि नॉट एक्सीडिंग लिखना गलत है, और इन्होंने फिर से इसको चेंज किया और नॉट एक्सीडिंग हटा के फिर से नॉट लेस देन लिख दिया। जैसी गलती थी वैसी रहने दिया, बट स्टिल इसका मीनिंग तो भी निकलता है। अगर आप इसको नॉट एक्सीडिंग लिख दोगे तो मीनिंग ही नहीं निकलेगा, उल्टा हो जाएगा वो। तो इसको मीनिंग देने के लिए फिर नॉट लेस देन ये हमको यहाँ पढ़ना है। तो यहाँ 5 लाख जो है ये टोटल प्रिस्क्राइब लिमिट कितनी है, नॉट लेस देन 5 लाख, ये प्रिस्क्राइब किया है, ठीक है। 5 लाख ये प्रिस्क्राइब लिमिट है एट प्रेजेंट, 5 लाख आप पढ़ सकते हैं डायरेक्टली। तो इंटरप्रिटेशन का रूल है, इंटरप्रिटेशन में थोड़ा यहाँ तकलीफ जा रही होगी, सीधा सीधा इतना ही ध्यान रखो, 1% या कम से कम 5 लाख का होल्ड कर, 5 लाख भी लिखो तो चलेगा, या नॉट लेस देन 5 लाख लिखे तो 5 लाख, या अगर आपने 5 लाख लिखा होगा तो खोड़खाड़ मत करो, नहीं बहुत सारे लोगों के चेहरे देख के समझ ये लिखा था, यहाँ पे सिर्फ इतना कर लो सफिशिएंट है, खोड़खाड़ मत करो, ठीक है। तो एटलीस्ट 5 लाख के शेयर्स होल्ड कर, चेहरा देख के समझ गया था मुझे, अरे अब क्या करे, हाँ तो 5 लाख लिखे अपन ने तो इसलिए बता दिया। हाँ हाँ, अपन ये पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि रूल्स बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। यहाँ पे जितने भी कंपनीज एक्ट है, तो देखो ये रूल बेस्ड एक्ट है, वैसे फाउंडेशन में मैंने बताया था। तो यहाँ पे एक्ट में कुछ चीज होती है, जब हम लॉ पढ़ते हैं तो लॉ में एक चीज तो है एक्ट, कंपनीज एक्ट,
तो एक्ट में कुछ चीज लिखी है, बट एक्ट में हर चीज लिखना पॉसिबल नहीं होता। जैसे आपको कोई लिमिट बताना है अमाउंट की, अगर आपने यहां लिख दिया 5 लाख की लिमिट, कल चलकर ये चेंज करना है तो आपको पूरा एक्ट चेंज करना पड़ेगा, अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, इसके लिए पार्लियामेंट जाना पड़ता है। इसीलिए यहां हर जगह क्या लिख दिया जाता है, एज प्रिस्क्राइब्ड। जब एज प्रिस्क्राइब लिखा है तो ये फिर रूल लिखा होता है, तो आपको इसके लिए रूल्स पढ़ना पड़ता है। और रूल्स में फिर ये रूल्स चेंज करना बहुत आसान होता है। सरकार को लगता है कल चलकर ये चेंज करना है तो इजीली चेंज कर सकती, उसको पार्लियामेंट में पास नहीं करना पड़ता। तो एमसीए डायरेक्टली रूल्स बना सकती, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं तो एमसीए, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो वो रूल्स बना सकती। तो यहाँ रूल्स में जैसे समझो एक फॉर्म बताया था, अब वो फॉर्म चेंज करना है, पहले स्पाइस नाम का फॉर्म था, अब वो फॉर्म चेंज करना है तो एक्ट बदलते बैठेंगे क्या अपन, तो नहीं, ये चीज हमने एक्ट में लिखा ही नहीं। एक्ट में लिख दिया वो फॉर्म डालो जो हम प्रिस्क्राइब करेंगे, और प्रिस्क्राइब कहाँ करें, रूल्स में। रूल्स में अभी स्पाइस फॉर्म था, कल चलकर स्पाइस बदलना है, स्पाइस प्लस पार्ट ए लाना है, तो उनको सिर्फ रूल चेंज कर देना है, उनको पूरा एक्ट अमेंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए बहुत सारी चीजें इसमें रूल में लिखी होगी। तो बहुत जगह आपको कंपनीज एक्ट में ऐसा लिखा मिलता है कि सच शेयर्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, तो ये लिखा है तो इसके लिए हमको रूल्स पढ़ना पड़ता है। फिर रूल्स में जो भी लिखा है वो आपका फाइनल पॉइंट रहेगा, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। अब समझा क्या, एकदम क्लियर? लोगों को भारी पड़ गया होगा, कुछ लोगों को हो सकता है, क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन का थोड़ा हैवी वाला पॉइंट है, हो सकता है किसी को भारी पड़ जाए, बट उसको लॉजिकली समझो तो ये सही है। अगर आप उसको नॉट एक्सीडिंग कर दोगे यहाँ पे तो ये गड़बड़ हो जाएगी। नॉट एक्सीडिंग किया तो ब्लंडर हो जाता, पूरा मीनिंग ही बदल जाता। 2 लाख का शेयर होल्ड करने वाला स्पेशल नोटिस दे देगा, और जो 10 लाख होल्ड कर रहा है वो बेचारा नहीं दे सकता, ये उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए नॉट एक्सीडिंग नहीं, नॉट लेस देन ही है, कि कम से कम 5 लाख के आप अगर शेयर्स होल्ड करते हो तो आप नोटिस दे सकते, ठीक है। हाँ, आप कोई डाउट हो तो पूछ लो, डरा मत करो, मुझसे पूछ लिया करो, डरते बहुत हो आप। डरते, अभी तो डर दूसरा है। मुझसे क्या डरना। चलो, कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं? अच्छा, तो अच्छे से अभी पढ़ना आगे का, कम से कम ऐसा यानी डर नहीं रहना चाहिए कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, और वो आता है अगर आपकी अच्छे से पढ़ाई हुई है ना, तो कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं जब फाउंडेशन पढ़ा था मेरे को 100% पता था कि मैं पास हो जाऊंगा। इंटर पढ़ा था तब भी एक थोड़ा कॉस्टिंग में डर था, बाकी मुझे पता था मैं बाकी इसमें पास हो जाऊंगा। तो एक वो हल्का सा डाउट रह सकता है, बट ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि यार होगा कि नहीं होगा, वो बहुत ही बड़ा डाउट हो गया। एक 90-95% श्योरिटी तो आ ही जाती है, अपन एग्जाम देते हैं तभी समझ जाता है कि हाँ ये होने वाला है। तो उतनी प्रिपरेशन होना चाहिए कि उतना कॉन्फिडेंस आए कि अपने को 90-95% श्योरिटी रहना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिनको 100% श्योरिटी होती है, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, जैसे पवन सर हो गए। पवन सर, हमारे ज़माने में पवन सर जब पढ़ते थे तो का ऐसा था कि उन्होंने जैसे एग्जाम खत्म हुई, ऐसे पूरे बुक्स की ऐसे फोटो डाले थे, पूरी बुक्स रखी थी ऐसी, ऐसे हाथ रख के खड़े थे उसके ऊपर, और लिख दिए थे गेम ओवर या डन, ऐसा कुछ तो भी लिखा था, ये फाइनल डन। एग्जाम के ही दिन एग्जाम खत्म हुई, ये फाइनल डन, ऐसा कॉन्फिडेंस था, यानी पक्का ही था कि रिजल्ट में मैं पास ही होने वाला हूँ। तो ऐसा कॉन्फिडेंस बहुत कम लोगों को आ सकता है, के लिए वो लेवल का प्रिपरेशन चाहिए। तो अपने को कैसा है ना, सक्सेस दिखती है बट उसके पीछे मेहनत बहुत होती है, तो मैं नहीं कर सकता उतनी मेहनत, मेरे को करना भी नहीं है। तो मुझे लगता है यार पास हो रहे ना सफिशियंट है। मैं अलग टाइप का प्राणी हूँ, सब अलग अलग टाइप के प्राणी होते हैं, किसी का कोई एम होगा, किसी का कोई एम होगा। मेरा एम है भाई अपन एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, पास भी हो जाएंगे, बाकी अपने को बहुत ऐसा रैंक लाने का ये नहीं है, और मैं कर भी नहीं सकता सिंपली बोलो तो, क्योंकि बोलने को बहुत आसान लगता है, रैंक लाना है क्या है, सिंपल है, रिविजन करना। आप जितने रैंक होल्डर, सिंपली है, आप 5 बार 6 बार रिवाइज करो, आपका रैंक आ जाएगा। बट कौन करेगा यार, एक बार पढ़ के 2 बार पढ़ के नहीं होता, 2 बार पढ़ लिए पास हो गए, वो ज्यादा मेरे लिए वो ज्यादा सही है। बोलना बहुत आसान है, बस 5 बार पढ़ना पड़ता है, रैंक आ जाता है। लेकिन वो 5 बार पढ़ने के पीछे मैं तो नहीं कर सकता। मैं ऐसा हूं, मैं ज्यादा पढ़ूंगा तो भी मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि हाँ मैं बोर हो जाऊंगा। तो मेरा एक वो टाइम होता है कि वो जब जब लोहा गर्म है तब हथौड़ा मारना चाहिए। तो अगर वो लोहा ठंडा है, मैं हथौड़े मार रहा हूँ, तब कोई मतलब नहीं है, या गर्म होके ठंडा हो गया तब भी कोई मतलब।
तो मेरे को पता है मैं कब पढ़ाई चालू करूंगा तो पक्का पास होऊंगा, पास होने के चांस रहेंगे। अगर मैं साल भर पढ़ूंगा एकदम शुरुआत से तो मैं फेल होना हूँ 100%, क्योंकि मैं बोर हो जाऊंगा। मैं वो प्रकार का नहीं हूँ कि मैं 4 बार पढ़ सकता, मैं नहीं पढ़ सकता। मैं 2 बार पढ़ लिया, तीसरे बार पढ़ने को लगेगा पढ़ा हुआ तो है बंद करो, मैं नहीं पढ़ सकता। तो मैं इसीलिए अगर मैं साल भर से पढ़ूंगा तो एग्जाम आते तक मेरा पढ़ने का मोटिवेशन खत्म। अगर मैं लेट चालू करूंगा तो भी मैं फेल होऊंगा। तो एक टाइम होता है कि पता है यार ये 3 से 4 महीने के बीच में पढ़ेंगे ना तो अपन पास होंगे। मेरे लिए वो टाइम मुझे पता है, तो हर किसी को अपना टाइम पता होता है। वो ये टाइम मैं पढ़ना चालू करूंगा तो इतने रिवीजन हो जाएंगे और आराम से पास हो जाऊंगा। कि पहले पढ़ूंगा तो भी मैं फेल ही होऊंगा। हाँ होता है, ऐसे भी होते हैं। एकदम रेगुलर आप क्लास के साथ पढ़ो तो नहीं होता, लेकिन मैं अगर समझो 5 महीने 6 महीने पहले से सेल्फ स्टडी करूंगा तो मैं बोर हो जाऊंगा। मेरे साथ फाइनल में यही हुआ था, मैं फिर 1 महीने पहले जाके गोवा में बैठा। तो एग्जाम है, फिर मैं बोर हो चुका हूँ पढ़ पढ़ के, अब बाद में देखेंगे करके बंद कर दिया, गोवा जाके बैठ। तो ये हुआ था मेरे साथ। क्या करने है, एंजॉय कर रहे घूम रहे फिर। क्या क्या करने जाते हैं आप गोवा? घूमने फिरने जाते हैं और क्या, कुछ भी। उल्टा पुल्टा मत सोचा करो कुछ। नहीं, फ्रेंड्स थे ना, बाकी इंजीनियरिंग वाले, अपने इंजीनियरिंग वाले फ्रेंड ज़्यादा थे, साथ गया था मैं। साइंस वाला हूँ मैं, इंजीनियरिंग वाले लोग और भी बड़े हैं तो और ज़्यादा दूर जाते हैं। तो बैंकॉक पटाया जाके आते लोग, कुछ भी करते हैं। भी मेरा एक फ्रेंड है वो गया है, अपनी वाइफ के साथ गया। वाइफ के साथ बैंकॉक, यार कोई भी कुछ भी। ठीक है, यानी ऐसा हो गया रेस्टोरेंट जा रहे हैं टिफिन साथ में लेंगे। चलो चलो ठीक है ठीक है। एक बार ओवरव्यू करके खत्म करते हैं क्लास को। नहीं नहीं, बोर नहीं होंगे। बस ऊपर ऊपर सेक्शन बता रहा ना, पूरा एक ओवरव्यू यानी पूरा ये नहीं पढ़ रहा। हमने सेक्शन 96 देखा, एजीएम। एजीएम की टाइम लिमिट थी 1 साल में एक, 6 महीने के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और 15 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना, ये हमने देखा। एनसीएलटी वाले ये कोई काम के नहीं है, 99 काम का नहीं है। 100 देखा, ईजीएम, एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुला सकते हैं जब चाहिए तब। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाना पड़ेगा जब रिक्विजिशन जमा होंगे 10% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर के। यहाँ पे 21 डेज के अंदर मीटिंग कॉल करो, 45 डेज के अंदर रख लो। नहीं हो रहा है तो फिर मेंबर्स को अधिकार मिल जाता है 3 महीने के अंदर वो मीटिंग बुला सकते हैं। फिर नोटिस, नोटिस में काफी डीप में हमने चर्चा किए थे, पूरा डायग्राम बना है आपके पास। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट साथ में ही हो जाता है नोटिस के, हर स्पेशल आइटम के साथ आपको लगाना पड़ता है। फोरम, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जितने होना चाहिए ये भी देखे हमने, 5, 15, 30। चेयरमैन कोई काम का नहीं था। प्रॉक्सी, ये देखा हमने, 48 आवर्स पहले जमा होना चाहिए। प्रॉक्सी फॉर्म MGT 11 है वो उसी फॉर्म में होना चाहिए, ये सब देखा। फिर प्रॉक्सी को क्या अधिकार है क्या नहीं ये भी देखें। प्रॉक्सी बोल नहीं सकता, वोट बाय शो ऑफ हैंड्स नहीं कर सकता। वोट कर सकता है जब पोल डिमांड किया जाएगा, और खुद भी पोल डिमांड कर सकता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स, अगर किसी ने कॉल्स पे नहीं किया है तो आप उसके वोटिंग राइट्स रोक सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब आर्टिकल्स में लिखा है तब। और कोई और सम पे नहीं किया तब भी रोक सकते हैं, बट ये आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए। शो ऑफ हैंड्स देखा हमने, हाथ दिखा के वोटिंग। ई वोटिंग देखा, इसकी पूरी प्रोसेस समझे, वोटिंग की जाएगी, के वोट्स जमा होंगे, स्क्रूटनाइजर अपॉइंट होगा, रिपोर्ट बनाएगा, चेयरमैन को फॉरवर्ड करेगा, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा, मिनट साइन होंगे, और फिर पूरे डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर कर देगा टू द। फिर पोस्टल बैलेट भी देखा, पोल देखा, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन अभी देखा, बहुत काम का नहीं है, क्वेश्चन जनरली नहीं आते, बट अभी अपन ने काफी डीप में समझ लिया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड बॉडी कॉर्पोरेट्स, जब वो खुद नहीं जा सकते हैं तो वो दूसरे को अपॉइंट करते हैं, ही इज कॉल्ड एज मेंबर, उसको ही इज डीम्ड एज मेंबर एंड नॉट एज प्रॉक्सी। फिर ऑर्डनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशंस देखे हमने। ऑर्डनरी जो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाते हैं, स्पेशल जो 3/4 मेजोरिटी से पास होते हैं। फिर स्पेशल नोटिस अभी देखा, जो इंपॉर्टेंट भी मार्क किया था पहले। स्पेशल नोटिस इज द नोटिस बाय द मेंबर टू द कंपनी। 4 केसेस में लगते हैं, ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करना है उसकी जगह दूसरे को अपॉइंट करना है, डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं करना है उसकी जगह दूसरे को अपॉइंट करना है। ये 4 केसेस में आपको स्पेशल नोटिस देना है। स्पेशल नोटिस 14 डेज पहले और 3 मंथ्स के अंदर आना चाहिए। इसके इस टाइम पीरियड में आया है तो कंपनी विल सेंड द स्पेशल नोटिस टू अदर मेंबर्स 7 दिन के अंदर, 7 दिन के पहले ये भेजा जाएगा। उसके बाद फिर मीटिंग होगी, वो नॉर्मल फिर मीटिंग की प्रोसेस। ठीक है।
तो रेजोल्यूशन एडजर्न मीटिंग में हुआ तो उसी दिन हुआ माना जाता है, एंड नॉट ऑन एनी अर्लियर डे। बाकी सब जगह जैसे पोल हो गया, पोस्टल बैलेट हो गया, मान लिया जाता है जिस दिन मीटिंग थी उस दिन हुआ, भले उसका डिसीजन बाद में हुआ, बट जिस दिन मीटिंग थी उस दिन डिसीजन हुआ। लेकिन रेजोल्यूशन ऑफ एडजर्न मीटिंग ये माना जाता है ये उसी दिन हुआ जिस दिन एडजर्न मीटिंग थी। फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन कोई काम का नहीं था, 30 दिन के अंदर फाइल कर दो, एक्स्ट्रा 270 दिन मिलेंगे। मिनट्स बहुत काम के नहीं है, साइनिंग ध्यान रखना है, चेयरमैन साइन करता है, वो अवेलेबल नहीं है तो बोर्ड के द्वारा ऑथराइज किया गया डायरेक्टर। फिर अगर मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग है तो चेयरमैन ऑफ दिस मीटिंग या चेयरमैन ऑफ। इंस्पेक्शन ऑफ मिनट बुक्स, कोई भी व्यक्ति इंस्पेक्ट कर सकता है विदाउट एनी फीस। ये दिन में 2 घंटे कम से कम इंस्पेक्शन अलाउ होना चाहिए। अगर मेंबर इसकी कॉपी मंगाना चाहता है तो 7 दिन के अंदर उसको कॉपी भेजी जाएगी। डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन किए जा सकते हैं, पूरे रिकॉर्ड्स रजिस्टर्स सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर सकते हैं। रिपोर्ट ऑन एजीएम, रिपोर्ट बनाना पड़ता है, सिमिलर टू मिनट्स होता है, साइनिंग भी वैसी होती है, 30 दिन के अंदर होती है, तो ये हमने देखा। फिर ओपीसी को ये सब रूल्स नहीं लगते। तो ये पूरे अपने जो सेक्शन थे, मैंने जितना प्लान किया था कि इतना होगा अपना अर्ली बर्ड में, उतना पूरा हुआ। क्वेश्चंस जो 1-2 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आप देखोगे तो आपको जम जाएंगे, इजी है, उसमें डिस्कशन की ऐसे ज़रूरत नहीं है। तो यही बचे हैं 111 और 115 के। 115 के ही दिखेंगे, 111 पे तो सवाल नहीं आते, बट 115 के क्वेश्चन ये डेज वगैरह याद रखना है। तो कंक्लूड करते हैं और ऑल द बेस्ट। हाँ, आशीर्वाद बहुत सारा, सारा बहुत सारा, बहुत अच्छे मार्क्स लाओ, फोड़ डालो फोड़ डालो। हाँ, पास भी हो जाओ। तो तोड़ोगे फोड़ोगे तो पास तो होंगे। तो खैर, मिलते हैं फिर अब सीए इंटर में ऑफिशियली। ये इंटर अभी तो बंद कर रहे हैं ना अपन, अर्ली बर्ड बंद हो रही है, तो 2-4 दिन तो देना पड़ेगा ना, जो दूसरे लोग होते हैं जो बाहर के होते हैं वो वापस आएंगे, तो अभी डिसाइड करते हैं हम लोग, बस आपको आ जाएगा ना, ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आ जाएंगे सबके। क्योंकि कैसा है, जो बाहर के हैं वो लोग को आना रहता है, आज रिजल्ट लगेगा कल, फिर वो तुरंत नहीं आते हैं, वो पहले एंजॉय करेंगे, पार्टी वार्टी होगी, 2 दिन बाद आएंगे, एडमिशन लेंगे, फिर उसके बाद क्लास चालू होगी, 2-4 दिन का गैप तो रहेगा ही। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। एक फ़ोटो ले लेते हैं अर्ली बर्ड की। हाँ हाँ। अरे नहीं हो रहा, हैंग हो गया। हाँ, सब आ रहे हैं। ग्रुप फोटो। बढ़िया। चलो, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से अभी मस्त मार्क्स वगैरह लेके आओ, तोड़ डालो। जो है, चलो मिलते हैं।